सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले पर। सुशांत की कहानी उनके साथी की जुबानी। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस पर हर रोज नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं। आज न्यूज 18 कई बड़े पर्देफाश करने जा रहा है, क्योंकि न्यूज 18 आपको मिलवाएगा इस केस के सबसे बड़े चेहरे से। सबसे बड़ा वो शख्स, वो चेहरा जो करीब 2 साल तक सुशांत के साथ रहा। सुशांत चाहे घर पर हो या फिर शूटिंग पर हो, यह चेहरा हर वक्त साय की तरह उनके साथ मौजूद रहता था। और आज वही बताएगा कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको सुशांत से मिलने से रोक दिया गया। वो चेहरा जो लगातार उनके साथ साय की तरह रहता था, अचानक से उसको रोक दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई राज बेपर्दा कर दिए, जो अब से कुछ ही मिनट में हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की हकीकत बताने के साथ ही सुशांत, रिया और भूत प्रेत कनेक्शन की कहानी से भी पर्दा उठा दिया। इसके साथ ही सुशांत की जिंदगी से जुड़े कई दूसरे राज भी बेपर्दा किए। उन्होंने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत की जिंदगी कैसी थी और रिया चक्रवर्ती के आने के बाद किस तरीके की जिंदगी सुशांत जी रहे थे। वो तमाम जो बातें हैं जिनको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है, उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अब से कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे, सुनेंगे कि सुशांत के असिस्टेंट अंकित आचार्य ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा। पहली सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो एक ही विश्वास रखते, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त होते हैं। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। वो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। एंड महामृत्युंजय सुनते थे। फिर उनके बाद फिर खाना पीना सोना, और ये उनका मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोनॉट होता है जो खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, तो उन पे विश्वास रखते थे कि क्योंकि 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए उन्होंने, ये तो आपको भी मालूम है। तो इतना दिलदार इंसान थे, सबको हेल्प भी करते थे। एंड कोई एक बाढ़ आया था, उनको भी हेल्प किए थे उधर, कुछ नोक झोंक नहीं था, हेल्प किए बहुत, मतलब सबको हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे। एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता। और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। नहीं, ऐसे तो कोई नोक झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, एकदम हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था। गेम खेलना, उनको मैं मसाज कर देता था रात को और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए। तो वो टेलीस्कोप में प्लानेट ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफ़ी लेके जाना, फिर टेनिस किट होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उन सब ड्राइवर नहीं था, गाँव गए थे, तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ, कि मुझे भी दुख लगता है कि वो बेचारे इतना अच्छे खुश इंसान थे, अपने दम पे स्ट्रगल पे आए। उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था, तो ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि वो मतलब सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे, कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। वो जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं देते। जब उनका खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ, मतलब साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। ये बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है। सब सुशांत तो भैया हम लोग के साथ थे, तो हम लोग, मैं और अशोक और सुशांत भैया 3 जन फैमिली थे, हम लोग वहाँ रहते थे। एंड रिया आने से पहले की बात है। एंड उनके एक दीदी थी प्रियंका, जो दिल्ली में रहती है, प्रियंका दीदी, तो वो आती थी 4-5 महीने के लिए रहने के लिए, तो और खुश हो जाते थे सुशांत भैया। तो हम लोग फैमिली ऐसे व्यवहार करते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। मतलब एक ट्रीट होता है ना कि नौकर नहीं है हम लोग, तो ऐसे नौकर टाइप का बना के नहीं रखते, ठीक है। मतलब अपना फैमिली का हिस्सा एक बना के रखते हैं, बस यही इतनी है। मैंने सुना
कि रिया आके सबको हायर की थी एंड जितना भी पैसे वैसे उनका थे मतलब सुशांत भैया के सब उनके अकाउंट से होके गुजरता था, ये सब सुनने में आया था बस। तो सुशांत के असिस्टेंट को आप सुन रहे थे, जिनके लिए भी एक बड़ा झटका था। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि सुशांत जैसा इंसान खुदकुशी जैसा कदम उठा सकता है। अब अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुंबई से हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर से नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। लेकिन विवेक, सबसे पहले आपके पास मुझे ये बताइए कि ईडी की तरफ से रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा गया है, कब पहुंच रही है कल रिया पूछताछ के लिए? गायत्री, देखिए, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला अब सीबीआई और ईडी के पास पहुंच चुका है और ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्होंने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है और ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी कि जो परिवार ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, बैंक खातों से जो 15 करोड़ रुपये बाहर निकाले गए हैं वो किस किस जगह यूज़ किए गए हैं और जो 4 बड़ी कंपनी के नाम बताए गए हैं जिनमें से रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर और सुशांत सिंह राजपूत भी हैं और रिया के परिवार भी डायरेक्टर हैं, उस पूरे मामले में ईडी जांच करेगी। और इस पूरे जब से ईडी ने जांच की है तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनसे पूछताछ की गई है। अब जो समन भेजा गया वो रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश को समन भेजा गया है और समन के मुताबिक आज उन्हें ईडी ऑफिस, जो मेरे पीछे मुंबई के ईडी ऑफिस है, वहाँ पर उन्हें आज अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया है। और रिया चक्रवर्ती जो बिहार पुलिस की एफआईआर में आरोपी हैं, उन्हें बाकायदा सम्मन जारी किया गया है और उन्हें 7 तारीख यानी कि कल सुबह 11 बजे इसी दफ्तर में आके अपना पक्ष रखना है और अपने पूरे स्टेटमेंट और जो दस्तावेज है उसे लेकर आना है ताकि वो ईडी के सामने पेश हो सके और दिखा सके कि उनके अकाउंट में जो पैसे आए गए हैं और जो कंपनियां बनी हैं, जो 4 कंपनियां बनी हैं उसमें जिसमें वो डायरेक्टर हैं, उनके पिता। विवेक, आप रहिए हमारे साथ रहिए। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस वापस लौट आई है, ये जानकारी मिल रही है और जानकारी है कि पटना लौटी पुलिस ने एयरपोर्ट पर कहा कि जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है और इसकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि अब ये मामला सीबीआई के पास है। ये इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। बिहार पुलिस जो पहुंची हुई थी मुंबई इस पूरे मामले को खंगालने के लिए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मुंबई से बिहार पुलिस लौट रही है और एयरपोर्ट पर यह भी जानकारी दी गई कि क्योंकि अब यह मसला ट्रांसफर हो चुका है सीबीआई को, लिहाजा अब जांच सीबीआई कर रही है, इसकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि अब यह मामला सीबीआई के पास है। आपको बता दें, सीबीआई अब इस पूरे मामले को टेकअप कर चुकी है और ये ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से कभी भी कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले की मुंबई पुलिस को सहयोग मिला। एक मिनट जिस तरह से आपके अधिकारी सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग से पूछे ना। काफी कम समय मिला आप लोग को, लेकिन क्या बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी जुटाई? हाँ, जहाँ तक हम लोग कर सके अपने वो तो किया है। अच्छा, देखिए, लगातार अब पूरे मामले को देख रही है तो सीबीआई को आप लोग वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो आप लोगों ने जुटाई है। हाँ, जहाँ तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके वहाँ तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आप लोग को बहुत दिक्कतें आ रही थी, कई तस्वीरें आ रही थी जिसमें दिख रहा था आप ऑटो में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको ढूंढा जा रहा था, आपका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था। अच्छा, लोगों को क्वारंटीन करने की प्लानिंग थी क्या जी? आप लोग को भी क्वारंटीन वो लोग करना चाहते थे, वो तो कह रहे थे डीएमसी। नहीं, हम लोग को कोई महसूस नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आपके अधिकारी अभी भी वही क्वारंटीन है? आप कुछ कह रहे हैं लेकिन जो चीजें निकल के आ रही है वो दूसरी तरीके से ही हैं। क्या आप कुछ मामलों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? रिया के घर आप लोग कभी गए क्या? रिया के घर कभी गए थे? तो वहाँ पर आईपीएस अधिकारी को रखा गया है, क्वारंटीन करके उनको छोड़ देना चाहिए, आपको लगता है? उनको जो आईपीएस अधिकारी भी रिया चक्रवर्ती को खोजने की आपने कोशिश की? आपको भी लगता है ये गलत हुआ? जहाँ तक अनुसंधान हो सकती है, इस अनुसंधान में आपको लगता है कहीं ये मामला जो है वो संदिग्ध है? रिया से कुछ बातचीत हुई? आपको लगता है कि ये मामला संदिग्ध है? रिया से कुछ बातचीत हुई क्या? रिया से कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, यही है। ट्रांसफर हो चुका है और हम लोग कुछ भी बोलना भी ठीक नहीं है, ये अनुसंधान का पार्ट है।
यहाँ और टीम है लेकिन कुछ आप लोग को पॉजिटिव आप लोग को मिला है उसमें कुछ केस में सफलता कुछ मिली है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है प्लीज कुछ सफलता मिली जी हाँ अच्छी सफलता मिली है आप लोग का अनुसंधान जो है वो सीबीआई के लिए कितना अहम होगा ये तो बता दो कितना अहम साबित होगा आप लोग का अनुसंधान हमने जितना कर सके हम लोग आपके अनुसंधान कितना इम्पोर्टेंस होगा बहुत बढ़िया हमने जितना करना था हमने किया है जी हाँ बिल्कुल जी हाँ ऐसा हम लोग को जानकारी मिली कहा जा रहा था कि आप बीएमसी वालों से बच के आप फिर कैसे एयरपोर्ट तक और जो हम लोग को पुलिस की ट्रेनिंग है उस हिसाब से हमारे सीनियर्स का जो था 2 दिन से छुपे भी हुए थे बीएमसी से बचने के लिए नहीं हम लोग अपना काम लगता है कि अब तक हमारे टफ काम था ये चैलेंजिंग था हमारे सीनियर्स का हमारा काफी सपोर्ट था अपना रिपोर्ट आप लोग एसएसपी को सौंपेंगे जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे अपना थोड़ा सा हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है प्लीज ये बताया जा रहा था कि पुलिस की टीम है जो बॉम्बे से पटना लौट आई है और इनका कहना था कि काफ़ी मुश्किल भरा था ये पूरा अनुसंधान। हालांकि सीनियर्स का लगातार जो है वो सहयोग मिल रहा था और उसी के बल पे जो है इन्होंने अपना अनुसंधान पूरा किया और अब जो है इनके अनुसंधान जो है वो सीबीआई के लिए अहम साबित होगी। पटना पहुंची बिहार पुलिस की टीम की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पटना टीम की जांच में सामने आया कि अचानक घर के बढ़ते खर्चों से सुशांत परेशान थे। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की जांच में सामने आया कि रिया के सुशांत के घर आने के बाद उसके खर्चे तेजी से बढ़ गए, जिसे लेकर वो परेशान रहने लगे थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि इसके बारे में सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी को भी बताया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि खुदकुशी से पहले के कुछ महीनों में सुशांत रिया से काफी घबराने लगा था और वो रिया की कोई बात भी नहीं टालता था। तो ये तमाम अहम जानकारियां जो बिहार पुलिस के हाथ लगी है। बिहार पुलिस जो मुंबई पहुंची थी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन अब बिहार पुलिस वापस लौट आई है। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई सुशांत केस में कभी भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। खबर यह कि एक दिन पहले ही सीबीआई के पास सरकार की ओर से सुशांत केस की जांच का नोटिफिकेशन पहुंचा, जिसके बाद सीबीआई की ओर से जल्द ही इस मामले की जांच शुरू करने की बात कही गई है। खबर है कि बिहार पुलिस ने खुदकुशी के लिए जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी उसी के तहत सीबीआई भी केस दर्ज करेगी। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने, चोरी, धोखा देना समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। तो सीबीआई जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है, ये इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। सीबीआई को सौंपा गया है ये पूरा मामला, सीबीआई ने टेकअप भी कर लिया है और जानकारी है कि अब जल्द ही सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। रामेश्वर जी, अब आपको उम्मीद है जब सीबीआई इस केस की तहकीकात शुरू करेगी तो जो असली गुनहगार हैं वहां तक सीबीआई पहुंच पाएगी? देखिए, 1.5 महीने तक महाराष्ट्र की पुलिस जब कुछ नहीं की और बिहार पुलिस गई तो उसको काम नहीं करने दी, तो लोगों का शक बढ़ गया था कि मुंबई पुलिस से अब फिल्म इंडस्ट्री का जो भी मर्डर केस होता है उसमें कभी न्याय मिला नहीं है, अब आगे भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जो पहल थी बिहार के मुख्यमंत्री की, वो सराहनीय पहल है, क्योंकि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जो मांग की गई थी सीबीआई इंक्वायरी की, मुजफ्फरपुर कांड में देखिए हमारी ही सरकार है, उसका भी उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए किया था। और इस कांड को भी मुंबई पुलिस के असहयोग के रवैया को देखते हुए उन्होंने तुरंत रेफर किया और केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और पीएमओ को, प्रधानमंत्री को मैं और गृह मंत्री को भी बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप लोगों कि देश का एक सुपर स्टार जो पूरा देश चाहता है कि सच्चाई सामने आए, जिसकी हिंसा में हत्या हुई है जिसकी, तो वो राज खुल करके आएगा, एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस काम नहीं कर रही थी, मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही थी और वहाँ जो सरकार के लोग हैं जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे तो उससे साफ जाहिर था कि बड़ी मछली को पचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बड़ी मछली में सुपर स्टार लोग शामिल हों या मंत्री। और बार बार देखिए शंका उठ रहा था कि कोई ना कोई उस पार्टी में मंत्री थे और मंत्री को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो जब सीबीआई जांच होगी तो उसमें कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को अब ये भरोसा हो गया है कि न्याय मिलने की राह में कोई बाधा अब नहीं आ सकती। एक तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, जिसकी अधिसूचना भी निर्गत हुई। आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो भी कहे, लेकिन सीबीआई अपनी साख और विश्वसनीयता के अनुरूप इस मामले में गुनाहगारों को सामने लाने का काम करेगी, ये भरोसा
पूरे देश को है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश की तरफ, जो सीबीआई दफ्तर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, ये कहा जा रहा है कि जिन धाराओं में बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया था उन्हीं धाराओं में सीबीआई भी दर्ज कर सकती है, तो क्या जो जानकारियां, जो सबूत बिहार पुलिस की तरफ से जुटाए गए थे उनको अपनी जांच में, उसी जांच को आगे बढ़ाएगी सीबीआई या फिर नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करेगी? देखिए, ये एक प्रोसीजर है। ये जो जिस स्टेट में एफआईआर रजिस्टर होती है, जो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, एक नियम है, उसी को री रजिस्टर करती है सीबीआई। क्योंकि अभी सीबीआई ने जांच स्टार्ट नहीं किया, केस टेकअप कर लिया है लेकिन जांच शुरू नहीं किया है। तो ऐसे में उसी एफआईआर को जो बिहार पुलिस ने रजिस्टर किया था, कोई भी केस होता है तो यही एक प्रक्रिया होती है। तो उसी को री रजिस्टर करने के बाद जो अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है, चोरी का है, इसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किया है बिहार पुलिस ने, उसी को सीबीआई री रजिस्टर करेगी। उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, उसमें जो तथ्य सामने आते हैं उसको ऐड किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। और मैं आपको बता दूं, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस केस का एक सुपरवाइजरी ऑफिसर भी जो है अपॉइंट कर दिया गया है। और वो शायद जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, वो गगनदीप गंभीर होंगे, गुजरात काडर की डीआईजी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन अभी तक ये फैसला, ये बात सामने नहीं आ पाई है कि जो टीम होगी, सुपरवाइजरी ऑफिसर तो यहाँ दिल्ली की टीम का होगा, लेकिन क्या स्पेशल क्राइम यूनिट जो मुंबई की है उसकी टीम को ली जाएगी या फिर दिल्ली की टीम जो है मुंबई जाके इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, इस पर अभी जो है क्लैरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन ये पूरी तरह से ये फाइनल हो चुका है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर यहीं दिल्ली एससीबी का होगा, स्पेशल क्राइम यूनिट का। तो जाहिर तौर से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सीबीआई की तरफ से कभी भी ये कहा जा सकता है कि हमने इस केस में जांच शुरू कर दी है, एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और अब हम जांच शुरू करने के लिए टीम भेज रहे हैं। ठीक है नीतीश, आप वहां बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि सुशांत की जो कॉल डिटेल है उससे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। कॉल डिटेल के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 8 से 14 जून के बीच में दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जो बताता है कि वो उससे दूरी बनाना चाहती थी। ये इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। जो कॉल डिटेल निकलकर सामने आया है 8 से 14 जून के बीच का, उसमें ये अहम जानकारी हाथ लगी है कि सुशांत के फोन कॉल डिटेल से दोनों के बीच, रिया और सुशांत के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। यानी ये बताता है कि वो दूरी बनाना चाहती थी। इस सबके बीच आपको बता दें कि रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। एहतेशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतेशाम, क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि रिया ने पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया था सुशांत से। दोनों के बीच में रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। और पहले आप देखेंगे कि जो कॉल डिटेल्स आ रहे हैं उसमें लगातार वो बात कर रहे थे एक दूसरे से। जनवरी के महीने में जब सुशांत चंडीगढ़ गए थे तो उस वक्त एक दिन में 25 कॉल रिया ने किया था उनको और दोनों में आपस में बातचीत हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती गई और जून के महीने में आकर जो है बिल्कुल ही रिश्ते खत्म हो गए थे। 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में एक भी बातचीत नहीं हुई और रिया ने सुशांत को ब्लॉक भी कर दिया था अपने फोन पे कि सुशांत अगर कोशिश करते थे बात करने की तो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका नंबर रिया ने ब्लॉक कर दिया था। अपने आप को उनसे बिल्कुल अलग कर लिया था और वो घर भी छोड़कर अलग रहने लगी थी। रिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सुशांत के भाई या अपने भाई के जरिए ही उनका हाल चाल लिया करती थी और पूछती थी, खबर लेती थी। लेकिन ये सब बातें पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रही हैं कि क्या रिया ने कोई सुध लेने की कभी कोशिश की, उन मौत के बाद भी कुछ बातचीत करने की परिवार से कोशिश की, इसका कोई डिटेल नहीं है। यानी कि साफ है कि रिया ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। रिश्ते दोनों के बिल्कुल खत्म से हो गए थे और रिया ने अपने फोन में सुशांत को ब्लॉक भी कर दिया था, जो कि डिटेल्स अभी सामने आ रहे हैं। जी विवेक, आप इस जानकारी को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। अब जो कॉल डिटेल निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 8 से 14 जून के बीच सुशांत और रिया के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि रिया ने उनको ब्लॉक कर दिया था। देखिए गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि 8 जून वो तारीख थी जब रिया और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था और 8 जून वो तारीख थी जब
रिया ने वो जो बांद्रा जिस घर में सुसाइड हुआ था वो घर छोड़कर अपने जुहू वाले घर अपने पूरे परिवार के साथ चली गई थी। इसलिए 8 तारीख और ये जो 8 और 14 तारीख के जो दरमियान है उस समय से रिया ने एक भी फ़ोन कॉल नहीं किया था। इस सीडीआर में एक और अहम बात से ये साफ तौर पर दिख रही है कि जब भी सुशांत अपने परिवार वालों के साथ मिलने जाते थे या फिर पटना या फिर चंडीगढ़ जहाँ उनकी जिया जी रहते हैं हरियाणा में, वहाँ पर जब भी जाते थे तो रिया उन्हें बार बार फ़ोन किया करती थी। और ये जो उनके सुशांत के परिवार का आरोप है ये कि रिया बाबा फ़ोन करके इनको बोलती थी कि वो उनके परिवार से दूर रहें, अपने परिवार वालों से ज़्यादा मिले जुले नहीं और वापस जितनी जल्दी हो सके बॉम्बे आ जाएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आती जब सुशांत सिंह राजपूत अपनी दीदी और अपनी जिया जी जो एडीजी लेवल के अधिकारी हैं चंडीगढ़ मिलने गए थे तो वो फ्लाइट से नहीं बल्कि बाई कार सुशांत यहाँ से 24 या 26 घंटे का ड्राइव करके चंडीगढ़ पहुँचे थे। लेकिन सबसे ताज्जुब और चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी दूर ड्राइव करने के बाद इंसान अपने रिलेटिव के घर जाता है तो कुछ दिन रुकता है, लेकिन जब वो हरियाणा चंडीगढ़ पहुँचे तो सिर्फ कुछ घंटे रुके और वापस ड्राइव करके मुंबई आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुशांत पर रिया बार बार दबाव डाल रही थी कि वो अपने परिवार वालों से ना मिले और तुरंत जितनी जल्दी हो सके वो मुंबई आ जाए। तो कहने की सीडीआर से ये खुलासा जरूर होता है कि दबाव जरूर बनाया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। और 8 तारीख जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अहम इसलिए क्योंकि 8 तारीख को ही सुशांत और रिया के बीच में झगड़ा हुआ था और 8 तारीख को ही रिया उनका घर छोड़कर वापस अपने माँ बाप के घर चली गई थी। और ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। तो साफ तौर पर बताया जाए कि डिप्रेशन में थे। रिया के जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। और जिस तरीके से एहतसाम ने बताया कि रिया ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था तो अपने आप से काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे कि उनको लगता था कि रिया के साथ उनकी शादी होने वाली है और आगे की वो जो गर्लफ्रेंड है उनके फ्यूचर लाइफ में विवेक आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें न्यूज 18 एक्सक्लूसिव, दरअसल आप ये वो डिटेल देख रहे हैं जो इस पूरे जांच में निकलकर सामने आ रही है। कॉल डिटेल 8 से 14 जून के बीच की जो ये बताती है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। और हमारे सहयोगी विवेक भी बता रहे हैं कि 8 जून वही तारीख थी जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। लगातार जो तमाम चीजें जो तमाम लोग सुशांत से जुड़े थे बेहद करीबी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धीरे धीरे किस तरीके से रिया सुशांत को उनके अपनों से दूर कर रही थी। हालांकि इसमें जो नंबर्स हैं वो प्राइवेसी की वजह से और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन है इस वजह से आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये डिटेल साफ तौर पर बता रही है कि 8 और 14 जून के बीच रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि रिया ने उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द ही सीबीआई जांच शुरू करने की खबरों के बीच ईडी ने अब रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर है कि कल रिया से पूछताछ से पहले ईडी आज उनके सीए रितेश शाह से पूछताछ करेगा। एक दिन पहले ईडी ने रिया की करीबी दोस्त और बिहार पुलिस की एफआईआर में नामजद रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी इस मामले में सुशांत के सीए श्रीधर से भी सवाल जवाब कर चुका है और आज रिया के सीए से पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि कल रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि बाकायदा उनको इसके लिए सम्मन भेजा गया है। सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जो जांच है उसके लिए ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है और सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है और वो रिया चक्रवर्ती से 7 अगस्त को मुंबई के दफ्तर में पूछताछ करेगी। खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी 3 चरणों में यह पूछताछ कर सकती है, जिसमें पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारी है जैसे कि पिता का नाम और परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में उनके कामकाज, प्रॉपर्टी, बैंक खातों और विदेश यात्राओं के खर्चों पर सवाल हो सकते हैं। तीसरे चरण में सुशांत से जुड़ी जानकारियों पर ईडी रिया चक्रवर्ती से सवाल कर सकती है। ये 3 चरणों में सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो रिया चक्रवर्ती के सामने रखी जाएगी और एक एक कर सभी सवालों के जवाब उनसे लिए जाएंगे। ईडी ने रिया से सवालों की फहरिस्त भी तैयार की है। सवालों की इस लिस्ट में रिया से पूछा जा सकता है, ये वो सवाल भी आपको बताएं कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। पूछा जा सकता है आपके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। ये सवाल रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ के दौरान जवाब लेने की कोशिश करेगा। दूसरा सवाल, आप और आपके परिवार का क्या बिजनेस है, यह सवाल भी पूछा जाएगा। तीसरा सवाल ये, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। चौथा सवाल, आपकी कंपनियों का टर्नओवर कितना है। पांचवा सवाल, किन बैंकों में खाते हैं, उनमें कितनी रकम है। छठा सवाल, आपके नाम पर कहां कितनी संपत्ति है। सातवां सवाल, आप सुशांत से कब और कैसे मिली थी।
8वां सवाल, आप और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे? 9वां सवाल, क्या आप सुशांत के कारोबार में साझेदार थी? और 10वां सवाल, आप किस हक से सुशांत के खाते ऑपरेट किया करती थी? क्योंकि लगातार जो सुशांत से जुड़े लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जो पूरा फाइनेंस था सुशांत का, जो पूरा बैंक खाते थे, उन सभी को ऑपरेट रिया चक्रवर्ती करती थी। तो एक लंबी फेरिस्ट ईडी ने तैयार की है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि लगातार जब बिहार पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंची उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि क्या रिया से कोई बातचीत हो पाई है। हालांकि इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मुंबई में टीम थी तो ये लगातार कह रही थी कि निगरानी हम कर रहे हैं, लेकिन रिया से अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, वो मिल नहीं पाए हैं। क्या रिया का कोई रिएक्शन, कोई जानकारी, कितने बजे वो पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से सम्मन भेज दिया गया है। देखिए, कैसे आपको बताना चाहेंगे, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और रिया के जो वकील हैं और लीगल टीम है वो साफ साफ कह दी कि रिया एब्सकॉन्डिंग यानी कि फरार नहीं है। और जिस तरीके से रिया पटना पुलिस के एफआईआर में नामदर्ज आरोपी हैं, तो पटना पुलिस ने उन्हें संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन पटना पुलिस के अधिकारियों ने यह भी तय कर लिया था कि सबसे पहले वो लीगली तरीके से जाना चाहेंगे, यानी कि सबसे पहले नोटिस जारी करेंगे 169 के तहत, उसके बाद उसका स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो इस प्रोसेस में पटना पुलिस जरूर थी, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 5 बार उनका स्टेटमेंट लिया जा चुका है। हालांकि किसी स्टेटमेंट को उन्हें बैंक जानकारी या फोन डिटेल्स या फिर मनी ट्रांजेक्शन की बात नहीं कही थी। अभी पूरा मामला केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के पास पहुंच चुका है और ईडी सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले में मनी ट्रायल या मनी ट्रांजेक्शन के तहत जो भी जांच है वो करेगी। यही वजह है कि सबसे पहले ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए हैं, जिनका नाम संदीप श्रीधर है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। और आज रिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रुपेश शाह, उनको बुलाया गया है और उसी के साथ लीगली एक समन जारी किया गया है और उसमें रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, जो 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को सुबह तकरीबन 11 बजे, जो मेरे पीछे आप ईडी दफ्तर देख लिए, वहां पर उन्हें पेश होना है और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराना है। और बताया जा रहा है कि इसके बाद जो भी मामले में रिया के स्टेटमेंट के बाद जो भी उनकी जो बाकी के परिवार वाले, चाहे उनके पिता की बात करें, उनके भाई की, जिनके बैंक खाते और जिनके नाम पर कंपनियां हैं, उन्हें भी बाकायदा सम्मन करके बुलाया जाएगा। लेकिन परिवार आरोपी के नाम पर पहला जो सम्मन है वो रिया चक्रवर्ती को भेजा गया है। कल सुबह वो स्टेटमेंट अपनी दर्ज कराएंगे, लेकिन कितने चरणों में, क्या 3 चरणों में, क्या एक ही दिन में पूछताछ होगी या अलग अलग दिन उनको बुलाया जाएगा? विवेक, इस पर भी आप पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत मामले की जो जांच है सीबीआई को सौंपे जाने पर ऐतराज जाहिर किया। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान हैं। अशोक जी, जिस तरीके से सुशांत सिंह केस को केंद्र सरकार ने सीबीआई को हैंडओवर किया बिना राज्य सरकार को कंसर्न किए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं केस के मेरिट में नहीं जाना चाहता हूँ कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी मामला हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो मुंबई में का मामला होने के कारण ये महाराष्ट्र सरकार के तहत ये मामला आता है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की पुलिस कॉम्पिटेंट है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हाँ, और इसीलिए मैं समझता हूँ कोई भी राज्य में स्टेट पुलिस के अलावा अगर किसी और एजेंसी को तहकीकात के लिए देना है तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछताछ, कंसेंट लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए। बगैर इजाज़त के ऐसे फैसला लेना उचित नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर कोई ऐसा फैसला लेना, तो मैं समझता हूँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस वक्त मिल रही है एक बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में समीर शर्मा नाम के टीवी कलाकार की मौत का मामला है सामने। बताया जा रहा है कि समीर शर्मा का शव संदिग्ध हालत में उनके घर में लटका मिला है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि समीर शर्मा ने 2 दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी। उनका शव मुंबई के मलाड इलाके में उनके फ्लैट में लटका मिला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समीर शर्मा ने कई टीवी सीरियल में काम किया था, लेकिन फिर क्या हुआ जो इस तरह का कदम उठाया? दिवाकर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, आपको अपडेट इस पूरे मामले पर मिल पा रहा है? देखिए, ताजा जानकारी जो अभी तक मिल पाई है पुलिस से, उसके मुताबिक समीर शर्मा की बॉडी को सबसे पहले सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने जो है 2 दिनों से वो ड्यूटी कर रहा था और 2 दिनों से जब वो नजर रखने के लिए जा रहा था तो उस दौरान समीर शर्मा के घर की लाइट जो है वो 2 दिनों से लगातार जल रही थी। रात में भी लाइट जो है लगातार जलती रहती थी। इसको देखकर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ और जब वो वहां पर उनके रूम में पहुंचा तो वहां पर उनके किचन का जो सीलिंग फैन है
उस पर उनका शव लटका हुआ था। और इसके बाद उसने जो है सोसाइटी के सेक्रेटरी को जानकारी दी और सेक्रेटरी ने बुधवार की देर रात मलाड पुलिस को जानकारी दी और मलाड पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बॉडी को उतारा और उसके बाद उसे जो है पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी यही में आ रही है पुलिस के सामने कि 2 दिनों पहले, यानी जाहिर तौर पर ये बात साफ हो रही है कि 2 दिनों पहले ही एक्टर समीर शर्मा ने सुसाइड किया था। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन नाइट ड्यूटी के दौरान जब गार्ड ने देखा कि लाइट लगातार रात भर जल रही है 2 दिनों से, तो उसे शक हुआ और जिसके बाद उसने ये वहां पहुंचा तो उसने जानकारी दी है। और फिलहाल पुलिस इसी एंगल से आगे की जांच बढ़ा रही है। लेकिन फिलहाल प्राथमिक जो जानकारी पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से शायद ये माना जा रहा है कि समीर शर्मा ने सुसाइड किया। लेकिन पुलिस इस मामले में खुलकर नहीं बोल रही है। जो पुलिस के सोर्स है, जो टीम है जो जांच कर रही है, वो दबी आवाज में बता रही है कि आखिर अभी तक हमारी जो प्राथमिक जांच है उसमें साफ तौर पर सामने आया है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन समीर शर्मा के साथ खराब हो सकती है, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया है। दिवाकर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, पुलिस से हमारी इस मामले में बात हुई, लेकिन पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अभी तक कुछ बताने की स्थिति में नहीं दिख रही है और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज या कल 2 दिनों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, प्राथमिक जो रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम की, वो आ सकती है और तब पुलिस की जांच उस रिपोर्ट के आधार पर बढ़ेगी कि आखिर समीर शर्मा ने सुसाइड किया तो कितने दिनों पहले किया, क्या वजह थी सुसाइड की। हालांकि पुलिस जो है अब उनके परिवार से भी संपर्क कर रही है, उनके आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और इसके बाद ही पुलिस जो है आगे के नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। उनका कहना है कि हमारी जांच जारी है, परिवार के लोगों से संपर्क भी किया गया है समीर शर्मा के और साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ है। लगातार वहां पर बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी खबर कि एक और अभिनेता की मौत हो गई है और पुलिस इसे फिलहाल खुदकुशी का मामला बता रही है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो शव है वो उनके घर फंदे से लटका हुआ मिला है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और आइए बढ़ते आगे, बात अहमदाबाद की। अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। ये मरीज आईसीयू में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। रात 2:30 बजे का मामला है जब आग लगने के बाद 35 मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन इस हादसे में 8 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद सीएम विजय रूपाणी ने जांच के आदेश दिए और 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। वहीं केंद्र सरकार ने अस्पताल में आग लगने की वजह से मारे गए मरीजों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पहले तो एडी रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। कौन है अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें कई डेथ्स और 8 दिखाई जा रही है। नंबर ऑफ डेथ्स अभी तक 8 ही है, बढ़ चुकी है? नहीं, अभी 8 ही है, अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट हैं उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। कोरोना अस्पताल में आग लगने से हुए हादसे के बाद वहां के बाकी मरीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया और श्रेय अस्पताल की इमारत को सील कर दिया गया। श्रेय अस्पताल में फोरेंसिक की टीम जांच कर रही है, जबकि गुजरात सरकार के कई बड़े अधिकारी भी हादसे की जगह पहुंचे और वहां का जायजा लिया। घटना बनी नहीं, तंत्र द्वारा क्या जानकारी? 8 पेशेंट वहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे थे आईसीयू वार्ड में, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी के जो मरीज थे उस अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे थे अलग अलग वार्ड में या अलग अलग फ्लोर पर, उसको तुरंत ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शिफ्ट करके अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ही कोविड अस्पताल जो बड़ी अस्पताल है एसवीपी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तो बाकी के मरीजों को अब कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट थोड़े ही समय में तुरंत शुरू हो चुकी है। लेकिन ये 8 व्यक्तियों का जो दुखद अवसान हुआ है, मृत्यु हुई है, इसके लिए हमको दुख है। वहाँ जो 8 पेशेंट्स थे उनकी दुखद मृत्यु हुई है। ये 8 पेशेंट्स में 5 पुरुष हैं और 3 स्त्रियां हैं। एक पैरामेडिक जिसने आग बुझाने का प्रयत्न किया
उसको बर्न की इंजरीज हैं। ये श्रेय हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल के रूप में नोटिफाई हुई है राज्य सरकार के द्वारा और इसमें लगभग 300 से ज्यादा मरीजों का अब तक उपचार हो चुका है। बाकी के जो मरीज इस हॉस्पिटल में थे 41 मरीज, उनको सरकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस के अधिकारी कारणों की इंक्वायरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समग्र घटना की जांच के आदेश दिए हैं। और अब ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी न्यूज।